हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो कई कैसी चल रही है आपकी तैयारी पेपर की? HPTGT कमीशन। और आप जानते हैं HPTGT कमीशन में आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स का होता है, मेडिकल नॉन मेडिकल का होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लेकिन तैयारी जो है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उसका कठिनाई का स्तर कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं सभी को कहूँगी जितने भी हम प्रश्न करेंगे ध्यान से देखिएगा, सभी का जो कंसेप्ट है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। और आज के सेशन में हम 2020 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आए हैं। 2020 के, चाहे वो मेडिकल के हों, नॉन मेडिकल के हों या आर्ट्स एंड कॉमर्स के हों, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए जो जो हम प्रश्न करवाएंगे पहले कोशिश कीजिएगा स्वयं से उत्तर दीजिए और फिर हमारा उत्तर देखिएगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेडिकल के क्वेश्चंस के साथ। जो 2020 में मेडिकल में जो क्वेश्चंस आए थे, 4 प्रश्न आए थे। वो 4 प्रश्न कौन से थे? डिफ़िकल्टी लेवल देखिएगा, कोई आसान नहीं था, मीडियम लेवल था। मतलब बहुत आसान भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। पायल, पायल का संधि विच्छेद क्या होगा? अब यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स कहेंगे मैम इसका संधि विच्छेद हमने कभी वैसे किया ही नहीं था, लेकिन आपको नियम तो करवाए हैं ना हमने। अभ्यास में बार बार मैंने आपको कहा है कि जहाँ पर आए आय की ध्वनि आ जाए, अय आए या अव आव, वहाँ पर आपकी अयादि संधि होती है। और जहाँ पर आय आ जाए, जैसे अय बनता है ए से और आय बनता है ए से, तो यहाँ पे पै पै और फिर य के साथ अ का ही स्वर है तो अल, पै जमा अल पायल। तो इसलिए इसका जो सही संधि विच्छेद है वो आपका डी ऑप्शन में है, पै जमा अल पायल। अब जैसे पे जमाल क्या बनेगा? ए और अ मिलकर पयल। पहा जमा अल ऐसा कुछ नहीं बनता, और पो जमाल ओ और अ मिलकर औ बन जाता है, ठीक है ना? ऐसा भी, या फिर अ या आ के साथ ओ मिलकर। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा, और ओ और अ मिलकर तो आपका वो ये अव बन जाता है। तो ये क्या बन जाना था? पवल। ओ और अ मिलकर व अव बन जाता है तो पवल। ये पवल बन जाता है, ये पयल बन जाता, लेकिन पै जमा अल बनता पायल। और अगर यहाँ पे पऊ जमा अल होता, पऊ जमा अल, तो वो क्या बन जाता? पावल। तो इसीलिए ये जो नियम है ये अगर आपको थोड़े थोड़े याद होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि प्रश्न आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं रहेंगे। अगला है यथाक्रम। और जहाँ पे यथा या प्रति उपसर्ग आ जाए, अव्ययी भाव चूज करके आ जाइएगा, काम खत्म। क्योंकि यथाक्रम का मतलब है क्रम के अनुसार। यथा के लिए आप लिखेंगे के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथावधि अवधि के अनुसार, यथानुरूप अनुरूप के अनुसार। तो मतलब इस प्रकार से। आगे देखिए, मदिरा का पर्यायवाची क्या है? मदिरा का, अब मदिरा मतलब तो शराब होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब यामिनी, यामिनी मतलब क्या होता है? रात, ठीक है ना? या फिर कभी कभी बिजली भी होता है, जैसे कि नृप मतलब राजा होता है। पावस, पावस का मतलब होता है बारिश, वृष्टि, वर्षा। लेकिन वारुणी, अच्छा वारुणी किसे कहा जाता है? वरुण देव सुना है? वरुण देव, मैथोलॉजी में वरुण देव होते हैं जल के देवता, और वारुणी वरुण देव की पत्नी को कहा जाता है, यानी कि जल से संबंधित। तो यहाँ पर भी वही है, मदिरा जो होता है उसे बारिश तो नहीं लेकिन हाँ वारुणी ज़रूर कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। बाकी तीनों के भी अर्थ आपके सामने है। यामिनी अर्थात रात, पावस मतलब वर्षा, नृप मतलब राजा। और स्टूडेंट्स को यहाँ पर यह भी समस्या बहुत होती है कि मैम पर्यायवाची विलोम शब्द जिसके प्रश्न आने ही आने हैं उसकी तैयारी कैसे की जाए? ऐसे की जाए, आपको एक शब्द का पर्यायवाची पूछा जाए लेकिन बाकी 3 के भी तो आपको अर्थ पता चले ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपकी शब्द संपदा जो है वो बढ़ती रहेगी। अब खाक उड़ाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जैसे कहते हैं ना, क्या तुम सारा दिन बैठे बैठे खाक उड़ाते रहते हो, खाक तुम्हें कुछ आता है? तो ये क्या होता है? मतलब बेकार, बेकार में कुछ भी, जैसे मारे मारे फिरना। खाक उड़ाना, रेत मतलब उड़ाते रहना, फालतू में चलते रहना। तो ये है मारे मारे फिरना। डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आएगा। तो ये 4 प्रश्न तो आपके मेडिकल के थे। अब आते हैं 2020 नॉन मेडिकल के पेपर पर। इसमें भी आपके 4 प्रश्न आए थे 2020 में। देखते हैं, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है? अब जिन्होंने हमारे संधि के लेक्चर पढ़े हैं उन्हें पता होगा, जहाँ पे भी श या स या तो डबल आ जाए, जैसे कि दुस्साहस, दुशासन डबल में आ जाए, या फिर आधे आ जाए, जैसे तिरस्कार, नमस्ते। तो यहाँ पे स पे फोकस है, तो यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि ही आएगी। तो तिरह जमाकार तिरस्कार। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा। देवासुर, समास कौन सा है? और समास में हमेशा आपका जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, 2 शब्दों को छांटना, कि जो दिया गया शब्द है उसमें 2 शब्द हैं कौन से। तो देवासुर में आपके कौन से 2 शब्द आपको लग रहे हैं? ये हैं आपके देव और असुर।
और इसको जब आप वाक्यांश में जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, देव और असुर में क्या संबंध है, देव और असुर, और जहां पर आपका और आ गया वहां पर आपका द्वंद्व समास, काम खत्म। आगे देखिए, चीता का पर्यायवाची क्या आएगा। अब ये गर्दभ जो होता है वो गधे को कहा जाता है, लेकिन चीता जो है वो चित्रक कहा जाता है। एक्चुअली चीता जो है वो चित्रक का तद्भव है। चित्रक आपका तत्सम शब्द है और चीता उसका तद्भव, लेकिन चीता का पर्यायवाची आपका चित्रक। और अंत में आता है अस्ति नस्ति में पढ़ना। आपने एक चीज़ नोटिस की, पर्यायवाची का प्रश्न आना ही आना है, मुहावरे का प्रश्न आना ही आना है, बाकी संधि विच्छेद समास वो सब तो चलते ही रहते हैं। तो ये 4 ऐसे विषय हैं जो आपको किसी भी हालत में करने हैं, और उपसर्ग प्रत्यय भी 5 विषय। तो मतलब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप कभी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, समास पढ़ना है तो कारक आना बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी आप पेपर दें, व्याकरण के सारे विषय तो पढ़ने ही पड़ेंगे, बहुत डिटेल में ना सही, लेकिन ये आधारभूत जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो अस्ति नस्ति में पढ़ना का मतलब क्या होता है, दुविधा में पढ़ना, कि समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, कि इस फैसले को लेकर मोहन का मन अस्ति नस्ति में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आएगा। तो ये थे आपके मेडिकल और नॉन मेडिकल के क्वेश्चंस। अब आते हैं असली आर्ट्स एंड कॉमर्स के क्वेश्चंस पर, क्योंकि इसमें कुल मिला के 20 प्रश्न, 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ से नए प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो अब तत्सम शब्द छांटना है आपको। तो भीत, सूर्य, मानुष या दिन, मानुष तो नहीं, मानुष होता तो एक बार को मान लेते, लेकिन यहाँ पे सूर्य जहाँ पे ऐसे र की जो मात्रा रहती है ना, अधिकतर वो तत्सम होते हैं। तो सूर्य ये आपका तत्सम शब्द ही आएगा, और इसका तद्भव क्या होता है, सूरज। पीठ दिखाना हम कहते हैं ना, शत्रु युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गया, तो पीठ दिखाने का मतलब होता है युद्ध से भाग जाना, रणछोड़ जिसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, आ स्वर कैसा है, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत या अवृतमुखी। अब यहाँ पर ना कभी कभी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता था ये क्या चीज़ है, संवृत विवृत, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। और उसका ये रीज़न ये होता है कि स्वर व्यंजन हम बेसिक वर्णमाला तो पढ़ लेते हैं, इतने स्वर हैं, इतने व्यंजन हैं, वो सब तो हमने पढ़ लिए, लेकिन स्वरों के भी आगे प्रकार होते हैं, मुख कुहर के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। अब जैसे अवृतमुखी, वृत्त मतलब क्या होता है, गोलाकार, ओ ऊ, इसमें आपका क्या है, बोलते वक्त आपके होंठ गोल हो जाते हैं, इसे वृत्तमुखी कहा जाता है। और जैसे आ बोलते समय आपके जो जीभ है जैसे कि टेढ़ी भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ ऐसे करके आपने बोला तो वो अवृतमुखी में आ जाता है। लेकिन संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत, ये 4 प्रकार जो होते हैं ये मुख कुहर के आधार पर होते हैं। मुख कुहर मतलब जैसे कुआं, कि आपने मुख कितना खोला हुआ है। अब विवृत से ही समझ जाइए विस्तार, विस्तृत, कि जब आपने मुंह पूरा खोला हुआ है। अब जैसे खाना खिलाने के लिए भी कोई कहता है बोलो आ मतलब कि आपने मुख पूरा खोल लिया, तो ये आपका विवृत स्वर आता है। अब जैसे संवृत में क्या आता है, जब मुंह बहुत ही कम खुला हो, ई में आपका कितना मुंह जरा सा खुला हुआ है, बिल्कुल ओ, या अ में फिर भी मुख हल्का सा खुला हुआ है, तो वो आपका अर्ध संवृत में आ जाता है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आता है शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। अब ये आपका टोटली डिफरेंट टॉपिक है, शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति के कुल मिला के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अभिधा, लक्षणा और आपका व्यंजना, ये आपके 3 प्रकार होते हैं शब्द शक्ति के। और इसे अगर मैं 1 सेकंड में आपको समझा दूं, अभिधा क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ आपने बोली और सामने वाले ने एज इट इज समझी, मेरा नाम ईशा है, अब इसका ना कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये आपकी अभिधा शब्द शक्ति होती है। फिर लक्षणा, तुम तो ना गधे हो। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि तुम गधे ही हो, यहाँ पे है कि गधे को मूर्खता के लिए प्रयुक्त किया गया है, कि मूर्खता के लक्षण दिख रहे हैं, तो इसलिए तुम गधे हो मतलब कि तुम मूर्ख हो, ये आपका लक्षणा शब्द शक्ति में आता है। और व्यंजना क्या होता है कि आपने एक वाक्य बोला, अब उसके ना सारे लोग अपने अपने संदर्भ में अर्थ निकालते हैं। जैसे मैं कहती हूँ आज तो मौसम बहुत गर्म हो रहा है, अब मौसम गर्म होने का मतलब ये होता है, एक व्यक्ति ले रहे कि वाकई में टेम्परेचर ज़्यादा है भाई, 39 डिग्री पे पहुँच गया। कोई इसका अर्थ ये लेता है कि कोई गुस्सा है घर में बहुत ज़्यादा, और एक मौसम गर्म का मतलब है कि बड़ी दुविधा की सिचुएशन चल रही है अभी। तो इसलिए जिस वाक्य को सभी अपने अपने संदर्भ में अलग अलग अर्थ में लें, वो आपका व्यंजना शब्द शक्ति होता है। बस इतना सा है ये, दैट्स इट। आगे देखिए, अब 5-6 प्रश्न रह गए, जल्दी जल्दी करते हैं। आँख ना दीदा काड़े कसीदा। अब कसीदा क्या होता है, जिसके मतलब बहुत एक डिफ़िकल्ट जो कढ़ाई होती है जो आप करते हैं, लेकिन आँख ना दीदा मतलब कि आँखें तो है नहीं और आप कढ़ाई का काम कर रहे हैं, जिसमें आँखें मतलब इतने ध्यान से देखना होता है, मतलब कि डींगे मारना,
मतलब कुछ ज़्यादा ही दिखावा करना। तो डींगे मारना होता है आंख ना दीदा काढ़े का सीधा, कि देखने लायक ये देखने की हिम्मत तो है नहीं है, ठीक है ना, ढंग से देखा तो जाता नहीं और ये कढ़ाई करने चले हैं। फिर निहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब एक निहारना होता है कि आप किसी को देख रहे हैं, आप चुपके चुपके उसे निहार रहे हैं, लेकिन एक निहार होता है, निहार, जिसका मतलब होता है बर्फ, हिम, या फिर आप कह सकते हैं ओस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। आगे देखिए, तटस्थ का विलोम क्या होगा? तटस्थ रहना मतलब क्या होता है? ये आपने दिखते ना, ये टीवी डिबेट्स वगैरह जो होती है वहाँ पे सुना होगा कि अब मैं इन सभी से तटस्थ हूँ। तटस्थ होना मतलब कि बिल्कुल साइड हो जाना, किसी के पक्ष में ना होना, किनारा कर लेना सभी से। लेकिन इसका विलोम शब्द क्या होगा कि आप किसी के पक्ष में हैं, यानी कि पक्षपाती। अब तरल मतलब तो क्या होता है? लिक्विड, वो तो तटस्थ का क्या ही होता। ध्वंस मतलब होता है विनाश, और निश्चिंत मतलब होता है कि बेफिक्र, बिल्कुल बिना किसी फिक्र के। तो पक्षपाती इसका सही विलोम शब्द था। मोर का पर्यायवाची क्या आएगा? अब मोर का पर्यायवाची विची, कलापी, निशंग और केतन। केतन का फिर भी आपको एक बार घर ये मतलब पता हो, इसका पर्यायवाची कि घर होता है केतन, लेकिन विची, कलापी, निशंग ये क्या होते हैं? तो ऐसे ही आपकी शब्द संपदा पड़ेगी। तो मोर का पर्यायवाची एक तो मयूर होता है, एक होता है कलापी। बाकी तीनों शब्दों के अर्थ क्या क्या हैं? जैसे विची, विची मतलब होता है लहर, तरंग या चमक, आभा। निशंग का मतलब होता है विशेष लगाव, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, या फिर तलवार या तरकश। और केतन का मतलब या तो होता है घर या नियंत्रण, या झंडे को भी कहा जाता है केतन। आगे देखिए, तिर्यक चिन्ह क्या होता है? तिर्यक, अब इसका मतलब होता है तिरछी रेखा। तिर्यक मतलब कि तिरछी रेखा, और तिरछी रेखा कौन सी होती है? स्लैश। स्लैश डालते हैं ना आप अंग्रेजी में, तो सी ऑप्शन। तो तिरछी रेखा तिर्यक चिन्ह होता है, सी ऑप्शन। फिर जिसने ऋण चुका दिया हो, अब जिसपे कोई ऋण नहीं है, जिसने ऋण उतार दिया हो, तो ऋण उतारने वाला उऋण। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि ऋणी का मतलब तो होता है जिस पर अभी ऋण बाकी है, कि तुम मेरे ऋणी हो, कि तुम्हें अभी मेरा ऋण चुकाना है। लेकिन अगर आपने ऋण चुका दिया है मतलब कि आप उऋण हैं, ऋण आपने उतार दिया है। आगे देखिए, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म। अब ये ना, ये जो शब्द है, जब भी आपको लगे कि कोई शब्द जो है ना वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो जो क्रिया विशेषण शब्द होता है वो अव्यय होता है, और उसमें हमेशा आपका अव्ययी भाव समास होता है। अब जैसे आजन्म, मैं आजन्म आपका आभारी रहूँगा, मतलब कि जीवन भर। तो ये आपका समय बताया जा रहा है कि मैं कब तक आपका आभारी रहूँगा? जीवन भर, जन्म तक, आजन्म। तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो सीधे सीधे आपका अव्ययी भाव समास है। फिर है मिठास में प्रत्यय। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, उन्हें लगता है भाई मिठास में तो मीठा तो मूल शब्द है, और मीठा जमा स, काम खत्म, स प्रत्यय आ जाएगा, और विकल्प में दिया भी होता है, एग्जामिनर को पता है आप यही करेंगे। लेकिन मिठास, मिठास में स नहीं आस प्रत्यय आता है, मीठा जमा आस, मिठास। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? और यहाँ पर देखिए, अब कहते हैं ना उपसर्ग वगैरह जानने के लिए आपको संधि भी जानी आवश्यक है। तो ऐसे में अध्यक्ष, य पे फोकस है, तो आपकी यण संधि आती है, और यण संधि में पहला शब्द ई पे खत्म होता है। और वैसे भी अगर आप अभ्यास करते रहेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि प्रति, अधि, ये सारे फेमस उपसर्ग हैं जिनसे नए नए शब्द बनते हैं। तो अध्यक्ष में क्या होगा? अधि जमा अक्ष, और ध को छोटी की मात्रा। कभी कभी आपसे विकल्प में ना अधि ध को बड़ी की मात्रा भी दे दी जाती है, फिर आप गलती कर देते हैं। तो अधि ध को छोटी की मात्रा आएगी, अधि जमा अक्ष, अध्यक्ष। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर आता है आपका पावक का संधि विच्छेद। फिर वही चीज़ आव, जहाँ पे आपका आव आ गया, अये आए अव आव, वहाँ पे आपकी अयादि संधि होनी है, मान जाइए, ठीक है ना। और अयादि संधि का नियम फिर मैं आपको बता रही हूँ। अयादि संधि में क्या होता है? अये, अये ए से बनता है, आए जो है वो आपका ए की मात्रा से बनता है, अव जो है वो आपका ओ की मात्रा से बनता है, और आव जो है वो आपका औ की मात्रा से बनता है। तो ये अगर नियम आपको पता चल गया, आपकी अयादि संधि क्लियर। अब जैसे है पावक, आव है तो औ की मात्रा। अब देखिए चारों विकल्पों में केवल बी ऑप्शन में औ की मात्रा है, तो ऐसे आप पहचानते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, व्याकरण में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, पूरे मार्क्स आएंगे आपके। पऊ जमा अक, पावक। आगे देखिए, मनु जमा अंतर की संधि क्या होगी?
मनु जमा अंतर। अब यहाँ पर देखिए पहला शब्द ऊ की मात्रा पे खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द अ से प्रारंभ हो रहा है, तो जहाँ पे ऊ या ऊ के साथ कोई भी अन्य स्वर आए वहाँ पर आपका व बन जाता है। और ये किसका नियम है? यण संधि का। अब यहाँ पे ही अगर ऊ की जगह ई होता कि ई के साथ अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो य बनता, री स्वर के साथ कोई भी अन्य स्वर आता तो र बन जाता। उसी प्रकार ऊ या ऊ के साथ कोई भी अन्य स्वर आए तो वो व बन जाता है। तो मनु जमा अंतर मनवंतर, चारों में से व जो है वो केवल एक ऑप्शन में बन रहा था। ठीक है ना। तो पेपर में मतलब अगर आपको ये छोटे छोटे नियम, अगर छोटी ट्रिक्स पता होंगी तो आपकी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। तो मनु जमांतर मनवंतर। और शुद्ध शब्द कौन सा है? और ये शब्द हद हो गई है। कोई भी आप पेपर उठा लीजिए, कोई भी सिविल सर्विस से लेकर टीचिंग एग्जाम कोई भी पेपर उठा लीजिए, ये प्रश्न आता ही आता है वर्तनी का। और उज्ज्वल की वर्तनी तो आपको रट जानी चाहिए, दोनों ज आधे आएंगे, सी ऑप्शन, दोनों ज आधे ही आएंगे। हाँ, अगर पेपर में आपको ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तब आप इसको भी सही मान सकते हैं, क्योंकि अब दोनों सही माने जाते हैं। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी, आपकी पहली चॉइस जो है वो तो यही वाला शब्द रहेगा, उज्ज्वल। लेकिन अगर आपको ये विकल्प नहीं दिया तो ये भी आपका सही माना जाएगा। आगे देखिए, अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध मतलब कि जिसकी स्पेलिंग्स गलत है, वर्तनी गलत है जिसकी। कवित्री, बुद्धिमती, श्रीमती या विधात्री। अब कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है विधात्री गलत होगा, लेकिन नहीं, विधाता का विधात्री आता है। लेकिन बुद्धिमती, बुद्धिमती की वर्तनी गलत है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिमती में म त को बड़ी की मात्रा थी, जैसे श्रीमती। उसी प्रकार बुद्धिमती का बुद्धिमती त को बड़ी की मात्रा आनी थी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। और य का उच्चारण स्थान, अब जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठे होता है, याद रखिए। मूर्धन्य ट वर्ग का होता है, तालव्य च वर्ग का होता है, दंत्य त वर्ग का होता है, ऐसे ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। लेकिन य जो है, य का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। तालव्य मतलब जो आपका बोलते वक्त जीभ सीधी रहती है और ऊपर के भाग को टच करती है। मूर्धन्य में क्या होता है, आपकी जीभ जो है वो मुड़ जाती है, ट ठ ड ढ बोल के देख लीजिए। कंठे सीधे गले से आवाज आती है, क ख ग घ। और दंत्य जहाँ पे आपकी जिह्वा और ऊपर के होंठ टच होते हैं, जैसे कि त थ द ध। खुद आप देख लीजिए, बोल के देखिए, प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो य का उच्चारण स्थान है तालव्य। आगे देखिए, श। अब श का उच्चारण स्थान क्या है? ये भी आपका, अच्छा कैसा व्यंजन है, उच्चारण स्थान तो पूछा ही नहीं गया। अब यहाँ पे अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्प प्राण। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है? वो केवल क से लेकर म तक होते हैं, 25। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। लेकिन प वर्ग के बाद जाके आता है श, श, स, ह। ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। और इसका उच्चारण स्थान भी तालव्य है, कंठे नहीं है। तो इसलिए ये अब सघोष है या महाप्राण है? तो मैं आपको बता दूं, ये सघोष नहीं है, ये आपका महाप्राण है, जिसे बोलने में जान लगती है। श ऊष्म व्यंजन इसीलिए कहा जाता है, अंतस्थ नहीं, ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह। तो आपके महाप्राण हैं। और तरंग, तरंग का विशेषण क्या होगा? तरंग मतलब होता है आपकी लहर, या आपके मन में जो इच्छाएं चल रही हैं और आप किसी चीज़ से आप तरंगित हो गए, तो तरंगित आपका विशेषण आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। तो चलिए, आज 20 और 8 28 प्रश्न हमने किए हैं, और मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी के प्रश्न में 2020 के कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे, आपको एक सही दिशा देंगे कि आपको कौन कौन से विषय ध्यान से पढ़ने हैं। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों का ध्यान देते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। हम इस जर्नी में, इस सफ़र में आपके साथ हैं। ठीक है ना। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी दुविधा हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बाकी हमारे TGT के तो कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं, तो प्लीज़ जिनको कोर्स लेना है वो हमें मेल कर सकता है, कॉल कर सकता है, ईमेल, ठीक है ना, कुछ भी आप कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन नीचे लिंक में दी हुई है। चलिए फिर, तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।